है। यस सर। किसी कोई दिक्कत है? सर वो कहाँ पे दिया हुआ था? कौन सा? सर 58 से 78 वो एक्सरसाइज 2 में जो दिया था। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में ही कैपेसिटर दे रखा है। जो सेकेंड बुकलेट था ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हेलो, यस सर। उसी में है। सर एक बुकलेट था मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैट का, तो उसमें तो नहीं था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड। इलेक्ट्रिक वो तो फर्स्ट था। सेकेंड बुकलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर होगा। ठीक है सर, मैं चेक कर लूँगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्वेश्चंस नहीं किए थे? नहीं सर, वो बुक से ही किए सर। PYQ था और HCV था, उस बुकलेट से नहीं बनाए थे। तो उसका भी एक बुकलेट होगा, उसी में कैपेसिटर का है। 1 to 54 पोटेंशियल से है, और उसके बाद जो है कैपेसिटर का क्वेश्चन है। ठीक है सर। ठीक है। तो अभी तक कोई जो कुछ भी पढ़े हैं कैपेसिटर में, उसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है फिर। तो कैपेसिटर में हम लोग KCL और KVL यानी कि किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, या फिर उसको लूप लॉ और जंक्शन लॉ बोलते हैं, ये चीज दो पढ़े थे लास्ट क्लास। और उसमें हम लोग देखे थे कि साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे अगर हमें लूप में मूव करके घूमना है तो। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, वो चीज हम लोगों ने देखा था। तो उसी चीज पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा कैपेसिटर दे रखा है, तीन कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर्स के लिए कितना चार्ज फाइनल रहेगा वो सब चीज हम लोगों ने फाइंड करा था। अब मान लेते हैं कि तीन कैपेसिटर है, बोल रहा है कि ये 20 वोल्ट से चार्ज कर रखे हैं हम इसको, इसे 10 वोल्ट से, और इसे 5 वोल्ट से। तीनों का कैपेसिटेंस दे रखा है C1, C2 एंड C3। C1 का वैल्यू है 1 माइक्रोफैरेड एंड C2 इक्वल टू C3 है 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, इतना दे रखा है। हमें पूछ रहा है कि जब स्विच को क्लोज कर देंगे लंबे समय तक तो सब पे कितना चार्ज रहेगा। स्विच इज क्लोज फॉर लॉन्ग टाइम, फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सर 15। हाँ, क्या बोल रहे हो? हेलो, इनिशियली ऐसा दे रखा है कि तीन चार्ज कैपेसिटर यानी कि हमने उसे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया है, जैसे 20 वोल्ट, 10 वोल्ट एंड 5 वोल्ट। दिख रहा है कि चार्ज है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस में अगर हमने क्रिएट कर रखा है तो उस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा। अब कहा जा रहा है कि अगर हम ये स्विच जो है इसे क्लोज कर दें, तो दिख रहा है कि जब स्विच क्लोज करेंगे तो एक क्लोज सर्किट फॉर्म हो रहा है, यानी कि चार्ज जो है सर्किट में फ्लो करेगा, जो भी हायर पोटेंशियल पे होगा उससे फ्लो करते करते मतलब ऐसा हो जाएगा कि सबका पोटेंशियल सेव हो जाए। तो इस दौरान
जब स्टेडी स्टेट आएगा तो यानी कि सब पे कितना कितना चार्जेस होगा वो हमें बताना है। ट्राई करोगे? हो गया? सर इसमें 2 माइक्रो रेट होगा। किस वाले में? तीसरा वाला में। जिसमें 2 रह रहा है। 2 माइक्रोफेरेड तो कैपेसिटेंस दे रखा है, हमें चार्ज फाइंड करना है ना। अच्छा, यहाँ पे फिगर में बोल रहे हो, सॉरी। यस सर। अब क्या करेंगे, हम कहते कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा 2 फिगर बनाओ, गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट फिगर में जब की जो है ओपन है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और कैपेसिटेंस दे रखा है, तो हम लोग सब पे चार्ज कितना है सारे प्लेट्स पे हम लिख सकते हैं। सी भी चार्ज होता है, तो ऐसे चार्ज हमारे सारे प्लेट्स पे दिख रहे हैं। जो हायर पोटेंशियल पे है उस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो लोअर पोटेंशियल पे है उस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो ऐसा हमें इनिशियली दिख रहा है। अब जैसे क्लोज किए, क्लोज करने के बहुत लंबे समय की बाद की बात की जा रही है, यानी कि स्टेडी स्टेट पहुंचने के बाद, यानी कि हम लोग जैसा कि डिस्कस कर रहे थे कि स्टेडी स्टेट में करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है, जो भी चार्ज फ्लो होना था हो चुका है। तो हो चुका है तो मान लेते हैं कि इसमें सर्किट में चार्ज फ्लो हो गया है, तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस डायरेक्शन में मानते हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि सर्किट में क्लॉकवाइज, ठीक है, हम ये लेट कर रहे हैं कि इसमें ऐसा एक क्यू चार्ज फ्लो किया है इतने देर में। ठीक है, तो सोचो कि ऐसा क्यू चार्ज फ्लो किया है तो सारे प्लेट्स पे क्या चार्ज हमें अब दिखने चाहिए, ये हम डिसाइड करेंगे। तो क्यू है तो यहाँ पे इस वाले प्लेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे पहले से -40 था, अब उस पे प्लस क्यू आ गया, तो इस प्लेट पे कितना मिलेगा, -40 प्लस क्यू। ऊपर वाले पे कितना रहेगा, बोलो, इसका निगेटिव। ठीक है, फिर क्यू आया है, इस पे 10 था, तो अब हमें 10 प्लस क्यू दिख रहा होगा, तो इस पे -10 प्लस क्यू, यानी कि -10 माइनस क्यू। वैसे ही इस प्लेट पे देखेंगे तो 10 प्लस क्यू, तो नीचे वाले पे -10 प्लस क्यू, ऐसा देखिए सारे पे चार्ज हमें पता चल गए। ठीक है, क्यू का अगर हमें वैल्यू पता चल जाए तो टोटल चार्ज सब पे कितना होगा ये हम बता सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये चीज जो हुआ है इस सर्किट में हुआ है, इतना चार्ज फ्लो किया है, चार्ज फ्लो करने के बाद ऐसे ऐसे चार्ज हमें दिख रहे होंगे। तो अब कैसे लिखे हम, तो यहाँ से हम क्या मान लेंगे कि अगर हम इस लूप में ऐसा घूमते हैं, तो लूप में अगर घूमेंगे, मान लेते हैं क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, तो
सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इच डिवाइस जो होगा वो 0 होगा। अकॉर्डिंग टू KVL इन लूप। ठीक है, लूप में अगर हम घूम रहे हैं, नाम चाहे तो दे सकते हैं ऐसा ABCD। तो यहाँ से लूप हम बोल रहे हैं A से B गए, B से C, C से D, फिर A आ गए। क्या हमें क्लोज लूप दिख रहा है? ABCD ये। तो इसमें अगर हम पोटेंशियल ड्रॉप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस दिख रहा है, जिसपे चार्ज -40 प्लस क्यू है या 40 माइनस क्यू। ठीक है, अब हमें लिखना है केवीएल। तो केवीएल में हम जा किधर रहे हैं? यहाँ दिख रहा है ए से बी जा रहे हैं। ठीक है, ए से हम बी जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि -40 प्लस क्यू हाई पॉजिटिव आएगा या 40 माइनस क्यू पॉजिटिव आएगा। तो किसी को हमें पॉजिटिव मानना पड़ेगा। तो किसे पॉजिटिव माने, बोलो तुम लोग? सर 40 माइनस इसे मान लेते हैं ये वाला पॉजिटिव वाला टर्म। तो पॉजिटिव है तो हमें ऐसा कैपेसिटर दिख रहा है कि इस पे जो है 40 माइनस क्यू है, इधर माइनस ठीक है, नीचे वाले पे कितना दिख रहा है? -40 प्लस क्यू ऐसा दिख रहा है। हम जा भी इधर से रहे हैं और इसे हम हाइयर मान रहे हैं, ये वाला तो फिर क्या हो जाएगा? लोअर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, बोलो? 40 माइनस क्यू बाई C1। 40 माइनस क्यू बाई C1 यानी कि 2 था। लोअर से हायर जा रहे हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? वैसे ही हम 1 माइक्रोफेरेड वाले पे आ रहे हैं। तो 1 माइक्रोफेरेड पे आ रहे हैं तो 10 प्लस क्यू को ही हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो हम यहाँ पे दिख रहा है कि अब हम किधर से किधर जा रहे हैं, तो इससे हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। तो वहाँ माइनस आएगा, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? -10 प्लस क्यू बाई 1। क्लियर है? ठीक है, वैसे ही फिर लास्ट वाला हम आ रहे हैं 2 माइक्रोफेरेड पे, तो उसे भी हम 10 प्लस क्यू को हम माइनस माने तो डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा? 40 माइनस क्यू माइनस 20 माइनस 2q माइनस 10 माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो 2 4 प्लस 10। ये आ रहा है क्या? ठीक है, यानी कि इतना चार्ज फ्लो किया है। क्यू अगर पता चल गया तो क्या हमारे जितने भी प्लेट्स हैं उस पे कितना चार्ज ये पता चल जाएगा? बोलो। यस सर। ठीक है, तो अगर ऐसे मतलब 2 से ज्यादा रहे और उसे अगर हमें कनेक्ट कर दिया जाए और बोलेगा कि बताओ किस पे चार्ज कितना है, तो हम ये बता सकते हैं। इस केस में ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनल कितना एनर्जी स्टोर्ड है कैपेसिटर्स के अंदर में। तो फाइनल एनर्जी सबके चार्ज पता है, सबका कैपेसिटेंस पता है, हम सबका एनर्जी निकाल के जोड़ देंगे। इनिशियल एनर्जी वो भी हमें पता है। तो हीट लॉस कितना हुआ ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? फाइनल एनर्जी पता करेंगे और जो इनिशियल एनर्जी हमें मिला रहेगा या फिर निकालेंगे उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो जो भी इनिशियल एनर्जी था उसमें से अगर फाइनल जो हम रिमूव करेंगे तो जो भी निकल गया वो हीट में गया है। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, साइन ये कुछ भी जहां भी कोई भी दिक्कत हो पूछ लो। ठीक है, मन में डाउट को रखना नहीं है, एक प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं।
बस जल्दी से इसे सॉल्व करके बता दो। 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, ये भी 2 माइक्रोफैरेड, और ये माइनस प्लस 10 वोल्ट है, ये माइनस प्लस 60, 30 वोल्ट है, और यहाँ पे है माइनस प्लस 5 वोल्ट। ठीक है, फाइनल चार्ज क्या होगा? आ गया? बोलो। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को दिक्कत? हम इनिशियल चार्ज यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस है, तो जो चार्ज होता है C इंटू वी होता है, तो उससे हम लोगों ने यहाँ पे जो भी चार्ज है इस कैपेसिटर पे वो हम लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद जैसे आप फिगर में दिखाएं क्यू चार्ज है, तो उस हिसाब से हम सब पे जो पहला चार्ज है, पहला प्लेट है, उस पे हम क्यू चार्ज जोड़ दिए हैं, और उसका निगेटिव अपोजिट चार्ज पे, अपोजिट प्लेट पे निगेटिव उसका होगा, उसी से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 60 प्लस क्यू बाई कितना था ये? 2 2 2 3 तीनों है 2। यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि हम 60 प्लस क्यू को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो यहाँ पे हायर टू लोअर जा रहे हैं। देखो ध्यान से, तो हम हायर टू लोअर, इसे भी हम हायर टू लोअर मान सकते हैं, इसे भी हम हायर टू लोअर मान सकते हैं। तो जो हायर मानेंगे वही चार्ज यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और हायर से लोअर जा रहे हैं तो माइनस। उसी तरीके से माइनस माइनस 10 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। बस इसे अब सॉल्व कर लेना है। -60 प्लस 40 प्लस 10 यानी कि -30 प्लस -q -3q इक्वल टू 0। यहाँ से q आ जा रहा है 10। क्लियर है सबको? सर अगर 20 माइनस क्यू को हायर लेंगे तो? अगर हम 20 माइनस q को हायर लेंगे तो यहाँ पे देखो, हमारा जो प्लेट है ऐसा है, इस पे -20 प्लस क्यू है, और इस पे 20 माइनस क्यू है। ठीक है, हम किधर से किधर जा रहे हैं? इधर। हम बोल रहे हैं कि ये वाला जो है हमारा क्या है, हायर है, और ये वाला जो है वो लोअर है।
तो हम लोअर से हायर जा रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा भी क्या लिखेंगे बताओ? 20 माइनस क्यू, जो भी हम हायर माने हैं, डिवाइड बाई 2। लोअर से हायर जाएंगे तो ये प्लस रहेगा, यस सर। ठीक है। ऊपर वाला ये इक्वेशन देखो, वही चीज आ जाएगा, 20 माइनस क्यू बाई 2 हो जाएगा। तो जिसे भी मान रहे हायर, वो ऊपर रहेगा यहाँ पे, डिवाइड बाई कैपेसिटेंस, और लोअर हायर जैसा हम लोग फाइंड करते थे, जैसे लिखते थे, वैसा अपना साइन कन्वेंशन यूज कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हम अपने अनुसार मान लिए, क्योंकि क्यू वेरिएबल है, पता नहीं, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो हम जिसे हायर माने हैं उसे ही हम फॉर्मूला में लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव वाले वैल्यू को ही हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं। ठीक है, जो भी पॉजिटिव होगा वो फॉर्मूला में रहेगा, और फिर डिसाइड कर लेना है कि हम जा किधर से किधर रहे हैं, लोअर से हायर जा रहे हैं या हायर से लोअर जा रहे हैं, उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन अपने यूज कर लेना है। ठीक है, ऐसा दे रखा है, इसमें बैटरी भी है। टेन वोल्ट, 25 वोल्ट, 30 वोल्ट, तीनों कैपेसिटेंस दे रखा है। ये 1 माइक्रोफेरेड, ये भी 1 माइक्रोफेरेड, एंड ये जो है ये 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये चीज दे रखा है, और दिया है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है। ठीक है, तो हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में ही फाइंड करना है P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। सेम वैसे ही कोशिश करो। एक तो हम लोग नोडल वाला जो किए थे, एक जगह 0 मान लिए थे, फिर उसके अनुसार पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज फ्लो करा लो जंक्शन लॉ की तरह, Q1 Q2 Q3 नहीं समझ में आ रहा है तो जितना ब्रांच उतना चार्ज। कोशिश करो एक बार। हो गया? हुआ क्या? हाँ ना, कुछ भी तो बोलो, पता चले हाँ कर रहे हो या फिर नहीं।
सो रहे हो? नो सर, बहुत सारा ही क्वेश्चन बन जा रहा। ठीक है, देखते हैं। देखो, जैसे कि हम पहले भी बोले थे कि यहाँ पे ये सारे वायर हैं, तो उस वायर है, कनेक्टिंग वायर है, तो कनेक्टिंग वायर का पोटेंशियल सेम होता है, इक्विपोटेंशियल होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो, तो डेल्टा वी इक्वल टू आई आर, करेंट तो कांस्टेंट है आर जीरो एंड डेल्टा वी जीरो, तो पोटेंशियल सेम है। तो यहाँ का हम मान लेते हैं कि जीरो जीरो है। ठीक है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल एक्चुअली जीरो नहीं होगा, लेकिन हम मान लिए कि जीरो जीरो है। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेनली पोटेंशियल डिफरेंस से मतलब रहेगा। तो इस जगह का अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि राइट कॉर्नर जो अपर कॉर्नर है उस पे कितना पोटेंशियल होगा, कितना दिख रहा है बताओ? 30। +30 दिख रहा है, क्योंकि इस बैटरी लगा हुआ है, बैटरी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 30 होना चाहिए। नीचे जीरो जब हम मानने हैं तो ऊपर 30 होना चाहिए। वैसे ही लेफ्ट अपर कॉर्नर पे देखेंगे तो हमें 10 वोल्ट दिख रहा है। ठीक है, और वही यहाँ पे हम 25 वाले का अगर हम देखें तो यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे हमें कितना दिखेगा? -25 वोल्ट। माइनस क्यों लिखे, ये क्लियर है? क्योंकि ऊपर जो पोर्शन है वो लोअर है और नीचे हाइयर है, यानी कि हाइयर में जीरो दिख रहा है और डिफरेंस 25 का, तो ऊपर कितना होगा? -25। किसी को दिक्कत? लो, सर तो ऐसा एज्यूम करना गलत नहीं होगा? कैसा? सर -25 है तो डिफरेंस फिर दोनों का नेगेटिव आ जाएगा। डिफरेंस कैसे नेगेटिव आएगा? देखो, हायर पोटेंशियल पे कौन है? यस नीचे सर, वाला समझ पोर्शन आ है, गया। और लोअर पोटेंशियल ऊपर है, तो लोअर क्या होना यस सर, चाहिए? जीरो से कम। -25 वाला, यस सर। ठीक है, अब ये चीज है, तो हम मान लेते हैं, अब यहाँ पे एक चीज जूम कर रहे हैं कि इस ब्रांच में कुछ चार्ज Q1 फ्लो किया है, इधर ऐसा Q2 फ्लो किया है, लेट से इधर चला गया Q3। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इनकमिंग चार्जेस का सम जो होगा आउटगोइंग चार्जेस के बराबर होगा। कैसे लिख सकते हैं? Q1 + Q2, या फिर तीनों को हम नोड की तरफ जाता हुआ लेके तीनों को सम करके जीरो कर सकते थे, तो हम ऐसा डायरेक्शन ले लिए हैं। किसी को दिक्कत? नो अकॉर्डिंग सर। टू KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, एट P अगर हम देखें, P पॉइंट जंक्शन है, तो तीनों वायर ब्रांचेस में जो चार्ज फ्लो किए होंगे Q1 + Q2 और -Q3, ये तीनों जीरो होंगे। ठीक है, तो Q1 लिखना है, तो Q1 हमें हमेशा हायर वाला हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो Q1 क्या लिखेंगे बोलो? 100 - Vp, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इनटू Q क्या होता है? CV होता है, तो इनटू 1 लिख सकते हैं, बोलो। C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इस Q1 वाला जो सर्किट दिख रहा है उसमें जो कैपेसिटेंस है उस पे Q1 ये दिख रहा है। Q2 वाले में देखेंगे तो क्या लिखेंगे? 30 - Vp, क्योंकि हायर माइनस लोअर लिख रहे हैं, चार्ज जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज मान रहे हैं, तो ये हायर से लोअर की तरफ जाएगा। माइनस Q3 लिख रहे हैं, ठीक है, तो Q3 लिख रहे हैं, तो Q3 का डायरेक्शन हम किधर लिए हैं? जाता हुआ। 100 कहाँ से आया? क्या? 100 100 कैसे आया था? अच्छा 10 है, सॉरी 10 है। ठीक है, इतना बात में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, फिर तो यहाँ Q3 क्या लिखे बताओ? सर VP -25 into 1। VP -25 तो प्लस हो VP जाएगा, + 25 into 1। इक्वल टू 0।
ठीक है, तो ये चीज आ गया हमारा। तो यहाँ पे अगर हम ये चीज देख लिए कि जो भी हम लिखे हैं ऐसा लिखे हैं, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो वीपी का वैल्यू हमें दिख रहा है कितना, वीपी 1 2 3 4 वीपी प्लस 40 - 25 ये आ रहा है। सही है क्या? 40 - 25 15, नहीं सॉरी, 60 + 10 70 - 45 हो जाएगा। आ रहा है सबका? सर 1 मिनट टाइम दीजिए ना। ये सब कैलकुलेशन तो फास्ट करना चाहिए, करो जल्दी। ये सर आ गया। सर जो हम लोग C/V लिखते हैं वो तो चार्ज और कैपेसिटर के लिए लिखते हैं ना। हाँ तो तो सर वीपी का हम एसटीडीएस, लोग पोटेंशियल। ठीक है, उसी चीज पे आने वाले थे अभी हम। जैसे कि यहाँ पे हम Q1 जो भी चार्ज कह रहे हैं वो कौन सा चार्ज कह रहे हैं, एसटीडी स्टेट का ही है। ठीक है, तो एसटीडी स्टेट कहने का मतलब यही है, सर वही चीज स्टेडी अभी स्टेट में तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा ना। पहले से इस पे चार्ज 0 था। यस सर। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, इसमें से हमने कितना कहा, Q1, यानी कि हमें इस पे कितना चार्ज दिख रहा होगा, +Q1, और इस पे कितना दिख रहा होगा, -Q1। यस सर। ठीक है, हम चार्ज का डायरेक्शन इधर दिखा, यानी कि इस पे +Q3 और इस पे -Q3, तो वैसे इस पे +Q2 और इस पे -Q2, ये चीज कहना चाह रहे थे। क्लियर है? यानी कि हमने इसमें दिखाया है Q1 Q2 Q3, और ये बोला है कि टोटल 0 से लेके स्टेडी स्टेट पहुंचने में टोटल चार्ज इतना फ्लो किया है, यानी कि वो चार्ज आके हमारा कैपेसिटर पे स्टोर हुआ है। तो फाइनली जो हमें दिखेगा, फाइनली इन स्टेडी स्टेट हमें ये दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा सिचुएशन दिखेगा जो हम ऊपर वाला ड्रॉ किए हैं, आधा पार्ट ड्रॉ किए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और नोटिस करें, तो हम यहाँ पे ये 3 प्लेट्स को देख रहे हैं जो हम इस गोला में घेर रहे हैं। ठीक है, इन तीनों प्लेट्स को अगर हम मान लें कि ये आइसोलेटेड है, ठीक है, क्योंकि इस पे और कहीं से तो चार्ज आ नहीं रहा है, बीच में डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक के थ्रू चार्ज नहीं जाएगा, तो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन तीनों प्लेट्स पे होगा, ध्यान से देखो तो इंडक्शन की वजह से ही होगा। दिख रहा है, इस पे Q1 आया होगा तो इधर -Q1 इंड्यूस हुआ होगा, नहीं कि एक दूसरे पे इन जो तीनों प्लेट्स है, इसी प्लेट्स के चार्ज एक दूसरे पे मूव किए होंगे। दिख रहा है क्या सबको? ये चार्ज और कहीं नहीं गया होगा। दिख रहा है? यस सर। ठीक है, यानी कि these 3 plates can be assumed isolated। हम लोग इस प्लेट्स को आइसोलेटेड मान सकते हैं, और इन प्लेट्स पे Q इनिशियल जो था, पहले से कोई चार्ज नहीं दे रखा था इस केस में, तो Q इनिशियल 0 है, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट Q फाइनल जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, Q फाइनल 0 होना चाहिए, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इन तीनों प्लेट्स पे जो चार्ज दिख रहा है, यानी -Q1 -Q2 और +Q3, ये तीनों मिलके 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट आया यहाँ से भी हम बोल सकते हैं, जो कि हमारा KCL है, यानी किरचॉफ लॉ ऑफ कैपेसिटर कह देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ से आता है
कि अगर हम देखें जो प्लेट्स आइसोलेटेड है वो सर्किट में पार्ट नहीं ले रहा है, नहीं कि उसमें चार्ज बैटरी नहीं भेज रहा है या फिर एक प्लेट से दूसरे प्लेट नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ 3 हमें प्लेट्स दिख रहे हैं, तीनों कैपेसिटर्स के एक प्लेट को हम कंसिडर किए हैं, तो उस पे जो चार्जेस ट्रांसफर होंगे एक प्लेट से दूसरे प्लेट, दूसरे से तीसरे से कुछ मिक्सिंग हुआ होगा और फाइनली हमें कुछ चार्ज दिख रहा है। तो पहले से इन तीनों प्लेट्स पे चार्ज 0 था, तो बाद में भी 0 ही रहेगा। मे भी किसी क्वेश्चन में ऐसा दे दे कि कोई कैपेसिटर चार्ज है, ठीक है, इसी सिचुएशन में किसी पे बोल दिया जाए कि हाँ पहले से भी नहीं भाई इस पे चार्ज है, तो जो भी इनिशियल चार्ज होगा फाइनल के बराबर लिखेंगे। क्लियर है? सर तो जो हम लोग फॉर्मूला लगाए हैं उसके हिसाब से फिर जो पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर और पोटेंशियल ऑफ पी पॉइंट दोनों सेम होना चाहिए। कौन सा पोटेंशियल ऑफ पी पॉइंट और पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर तीनों को पोटेंशियल सेम होना चाहिए। कैपेसिटर का अगर हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है? दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसे कि हम ये फर्स्ट वाला प्लेट को मानते हैं, तो ऐसा प्लेट है, तो ये पॉइंट पी है, इसके कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल लिखते हैं हम लोग डेल्टा वी, तो ये दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। और ये जो बी पॉइंट है यानी कि इस साइड जो पोटेंशियल है वो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? यानी कि अगर हम ये प्लेट 1 बोल रहे हैं और प्लेट 2 बोल रहे हैं तो प्लेट 2 का पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 का अगर हमें पता हो तो हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। और सी भी जो लिखते हैं उसमें भी जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा होता है दोनों प्लेट्स का बीच का। इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम भी को ईडी लिख सकते हैं। नो क्लियर सर, है? उधर केवीएल में हम लोग सर लगाया ना कि सी इंटू वी वाला फॉर्मूला, तो वो हम लोग तभी लगा सकते हैं ना जब वो तो बस कैपेसिटर के लिए वैलिड है ना। सी इंटू वी। यस सर, हाँ क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो सर हाँ, ऊपर में हम लोग ये फॉर्मूला पी पॉइंट के लिए लगा रहे हैं ना। हम पी पॉइंट के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये हमारा नोड हो गया, ठीक है, जंक्शन हो गया, तो टोटल टाइम में इस ब्रांच में जो टोटल चार्ज जो फ्लो किया होगा Q1 किया होगा। यस सर। जैसे जैसे समझो, ऐसा था हमारा। ठीक है, अभी इधर को हटाओ, इधर से हम मान लेते हैं कि Q1 हम बोले, यानी कि किसी टाइम पे इस पे 1 माइक्रो कूलम भी आया होगा। यस सर। Q लेट से 10 है, ठीक है, तो किसी समय पे 1 आया होगा, तो इस पे चार्ज इंडक्शन की वजह से -1 आया होगा। यस ठीक है, सर। तो -1 आया होगा। अगर हम सिर्फ इसको हटा देते हैं, ये दोनों प्लेट्स की अगर बात करें, इधर कोई चार्ज नहीं फ्लो किया है, तो ये दोनों प्लेट्स को अगर ध्यान से देखें तो जो भी चार्ज ट्रांसफर होना होगा इन्हीं दोनों प्लेट से होगा, तो इस पे अगर -1 तो इस पे हमें +1 दिखेगा, और उसकी वजह से फिर इधर -1 माइक्रो कूलम। यानी कि हमने सिर्फ इस पे किया और ऐसा अरेंजमेंट है, तो इंडक्शन की वजह से भी बाकी पे चार्जेस हमें दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ -1 दिखने का मतलब कि इस जो प्लेट है इससे इधर की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव करे होंगे और इस पे हमें माइनस दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं कि प्लस हमारा चार्ज दिख रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? तो हम जो बोल रहे हैं फाइनली जब स्टेडी स्टेट पहुंच गया, तो स्टेडी स्टेट पहुंच गया यानी कि टोटल चार्ज इसमें कितना फ्लो किया 10, तो यहाँ पे हमें 10 दिखेगा, यहाँ भी -10, तो इसमें कितना फ्लो किया होगा? -10 माइक्रोकूलम ही फ्लो किया होगा। यानी कि हम इस डायरेक्शन में बोल सकते हैं 10 माइक्रोकूलम। बात समझ आ रहा है? यस सर। हेलो, ठीक है, तो वही चीज हम कह रहे हैं कि हाँ सीवी जो लगा रहे हो, जो चार्ज है कैपेसिटर का या फिर जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है उसी चीज के लिए लगा रहे हैं, लेकिन हम ये सोच के लगा रहे हैं कि हाँ भाई वो जो ब्रांच हमें दिख रहा है उस ब्रांच में टोटल
के लास्ट तक कितना फ्लो किया होगा, Q, क्योंकि हमारे कैपेसिटर पे जो कितना है Q1। बात समझ आ रहा है? यस सर। क्लियर है कि अभी भी कोई दिक्कत है? हाँ या ना, अब कुछ ठीक बोलो। है लगभग। क्या? सर ऑलमोस्ट क्लियर है। ऑलमोस्ट क्या होता है? मतलब दिक्कत अब कहाँ आ रहा है ये बताओ पहले। नो सर, मतलब समझ में आ गया, लेकिन थोड़ा सा वही है कि उतना अच्छा से मतलब सब कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो मतलब थोड़ा टाइम लगेगा वो सोचने में वो। जैसे कि मेरा कहने का मतलब है कि ये Q1 चार्ज जो कैपेसिटर पे आ रहा था, वो कब लास्ट क्लास किए थे? यस सर। उसमें हम लोग एक केस देखे थे कि जब रेजिस्टेंस लगा होता है तो इनिशियली जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट मैक्सिमम होता है और चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 होता है। लेकिन बहुत समय के बाद चार्ज जो है कैपेसिटर पे मैक्सिमम हो जाता है। यस सर। याद है? तो वैसा ही मैक्सिमम हुआ तो चार्ज क्या उस सर्किट में फ्लो किया या नहीं किया? यस सर जैसे किया। कि अगर हम मान लेते हैं कि सीवी चार्ज जो आया होगा उसमें मैक्सिमम, वो कैसे आया होगा? तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट बैटरी से होते हुए आया है, नहीं कि उस सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो किया है। यस सर। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस ब्रांच में भाई इस कैपेसिटर पे Q1 दिख रहा है तो टोटल इतना चार्ज ट्रांसफर किया होगा। तो वही हम ट्रांसफर वाले को ले ले रहे हैं कि हाँ भाई इधर Q1 चार्ज मूव कर रहा है। क्लियर है? बाकी यस सर। उसको हम लोग इस तरीके से आसानी से लिख सकते हैं, ये वाले से। ठीक है, वो यस सिर्फ सर। हमारा एजम्पशन है। ऐसा हुआ है वो बहुत लंबे समय में, अभी हो नहीं रहा है। कितना चार्ज अभी फ्लो कंटिन्यूअस कर रहा है, ऐसा 0 से टाइम तक कितना चार्ज फ्लो किया होगा उस ब्रांच में, वो चीज लिखा होगा। ठीक है, यस सर। ये चीज हो गया। उसी चीज को वही स्टेटमेंट यहाँ भी लिखा हुआ है, ध्यान से देखो। जो चीज लिखा गया था ऊपर वही चीज यहाँ पे भी हम कैसे किए हैं। तो हम मान लिए हैं कि फाइनली चार्ज जो है कैपेसिटर पे इतना इतना दिख रहा है। अंदर वाले 3 प्लेट्स को देखे तो पहले से तीनों पे 0 चार्ज था, तो बाद में भी 0 होना चाहिए, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन करके लिख लिए। तो यहाँ से भी वही चीज आ रहा है, यहाँ पे हमने चार्ज का फ्लो नहीं दिखाया है, बल्कि सिर्फ दिखाया है कि फाइनली कैपेसिटर पे इतना चार्ज है। ठीक है, इसी चीज को अगर हम दूसरे मेथड से करना चाहें, ठीक है, नहीं कि इसमें भी हम फ्लो नहीं कराएंगे। पहला मेथड जो था वो हम लोगों ने फ्लो कराया था, यहाँ भाई मान लिए थे कि चलो इतना फ्लो कर रहा है, लेकिन वो चीज जो फ्लो हुआ था वो बहुत लंबे समय में हुआ था। ऐसा है, ये 10 वोल्ट, ये 25 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है। तीनों पे कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, ये 2 माइक्रोफेरेड था और ये भी 1 माइक्रोफेरेड था। ठीक है, ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा है। क्या है, तो हम क्या करें कि सब पे चार्ज मान लेते हैं बहुत समय के बाद। इस पे Q1 चार्ज है, इस पे -Q1 है, इस पे -Q2, जैसा ऊपर लिए वैसा ही ले लिया। इस पे +Q3 है और नीचे वाले पे -Q3 है। ऐसा चार्ज हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, हमारे पास 3 अननोन है, 3 इक्वेशन चाहिए होगा। ठीक है, जो हम लोग ऊपर यूज किए हैं इसी का शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, नहीं कि छोटा टर्म, ये जो है डायरेक्ट लार्ज लार्ज मेथड है, नहीं कि हम शुरू बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जैसे कि हम इसमें नामकरण कर दे रहे हैं, ए बी, ये तो पी था, सी डी ई। ठीक है, तो केवीएल हम यूज करेंगे, केवीएल इन लूप
ए बी पी ई ए, ठीक है, ए से बी गए तो क्या लिखेंगे बताओ तुम लोग? ये बैटरी मिल रहा है +10। +10, लोअर से हायर जा रहे हैं। फिर ये कैपेसिटर मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? हायर से लोअर जा रहे हैं, लिखेंगे। यस सर। फिर Q3 वाले पे जा रहे हैं, उसमें भी हायर से लोअर जा रहे हैं, Q3/2 1 है। फिर बैटरी में +25 = 0। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन हम लोग ले सकते हैं, लूप ए से बी, बी से पी, पी से सी, डी ई ए, लंबा वाला एकदम पूरा घूम लेते हैं। तो उसमें क्या लिख सकते हैं? 10 - Q1/1 प्लस Q2/2 -30 = 0 लिख सकते हैं। देखो सर्किट सर। बनाए होगे कॉपी में। यहाँ पे हमारे पास दो ही इक्वेशन आए, लेकिन 3 अननोन्स है। तो एक अपना अननोन तो ऊपर वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखना चाह रहे हैं। तो फिर से एक लूप और हमें दिख रहा है, ई पी सी ई डी ई, ठीक है, ये वाला लूप। ई से पी, पी से सी, सी से डी, डी से फिर ई। तो इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, -25। -25 क्यों? क्योंकि ई से जा रहे हैं तो ये हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं। फिर प्लस Q3/1, फिर मिलेगा प्लस Q2/2 -30 = 0। ठीक है, ये जो है KVL, यानी कि हम लूप में घूमे जो भी हमारा डिवाइसेस है उसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस अपने साइन कन्वेंशन के अनुसार लिख लिए। अब यहाँ पे हमें 3 अननोन है, 3 इक्वेशंस दिख रहे हैं, सॉल्व करेंगे, हमारा Q1 एंड Q2 Q3 के वैल्यू आ जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हुए पॉइंट P का पोटेंशियल हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये लंबा मेथड है, इसी का शॉर्ट फॉर्म ऊपर वाला है। शॉर्ट कैसे किए? तो हमने यहाँ पे जो ये पोटेंशियल है हर जगह का और डिवाइड कर लिया, पोटेंशियल डिवाइड कर लिया, इसलिए हमें आसान तरीके से मिल गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इसे सॉल्व करना होगा तो कर लेना। सर आपको बाकी कुछ क्वेश्चन इक्वेशन दिए थे इससे किससे? HC वर्मा में। कॉम्बिनेशन से? यस सर। कॉम्बिनेशन का अच्छा हो, 1 to 8 ही ना बोले थे हम? यस सर, इसमें था लेकिन अच्छा, बन गया था लेकिन। हाँ इजी है कॉम्बिनेशन। 10th क्लास में हम लोग रजिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़े ही हैं, वैसा ही है कुछ। उसको उल्टा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, कोई ऐसा है जिसे बताना पड़ेगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? एंड टू एंड कनेक्शन जो होता है उसे सीरीज कनेक्शन कहते हैं, सबको पता है? यस सर। ठीक है, सीरीज कनेक्शन कैसा लाइन में रहे तो उसे हम बोलते हैं कि सीरीज कनेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे कनेक्टेड है, इसे हम एक बैटरी से कनेक्ट करती है, ये C1 C2 एंड C3।
अच्छा एक चीज बताओ कि अगर मान लेते हैं कि बैटरी जो है इस वायर में चार्ज फ्लो करा रहा होगा, तो क्या वो चार्ज सारे में इक्वली ट्रांसफर हुआ होगा? यानी कि अगर हम बोले यहाँ से Q गया होगा, यानी कि इस पे प्लस Q आया होगा, तो इंडक्शन की वजह से यहाँ पे -Q। -Q किस प्लेट से आया होगा? तो इस प्लेट से, तो इस पे हमें +Q मिलेगा, फिर इस पे -Q, इस पे +Q, इस पे -Q। यानी कि हमें क्या दिख रहा है कि हर प्लेट्स पे चार्ज सेम आ रहा है, दिख रहा है। यानी कि जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाएगी, तो ये चीज ध्यान में रखना है कि चार्ज विल बी ऑन कैपेसिटर विल बी सेम। ठीक है, सिमिलर वैसा ही चार्ज सेम सीरीज में हम लोग करंट में पढ़ते थे कि करंट सेम रहता है, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबसे करंट सेम रहता है। ठीक है, तो ये भी सीरीज में है, चार्ज जा रहा है, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट ही तो होता है, तो वही चीज कहा जा रहा है चार्ज के टर्म में कि चार्ज है तो सारे कैपेसिटर पे चार्ज सेम रहेगा। ठीक है, जितने भी कैपेसिटर्स अगर लगे हों, अगर इनिशियली उस पे चार्ज 0 है तो सब पे चार्ज सेम रहेगा। इनिशियली अगर कुछ रहा उसके बाद कनेक्ट करेंगे तो जैसा कि डिस्ट्रीब्यूट होता है उस तरीके का होगा, लेकिन फिलहाल हम ऐसे ही अज्यूम कर रहे हैं कि कोई पे कोई चार्ज नहीं है और हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो सब पे चार्ज सेम आएगा। ठीक है, यानी कि चार्ज जो फ्लो किया होगा वो पूरा पे सेम किया होगा, ये चीज अज्यूम कर। अब हम ये चाहते हैं कि इन तीनों कैपेसिटर्स को हटा के सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर यूज करें, और वो ऐसा कैपेसिटर हो कि जब भी हम लगाएं तो इसमें फिर से चार्ज Q ही रहे, यानी कि इस पे हमें +Q चार्ज दिखे और दूसरे वाले पे -Q चार्ज दिखे। ऐसा हो कि इस पे +Q और इस पे -Q ही दिख रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमें C इक्विवेलेंट पता करना है। तो यहाँ से तो हम आराम से लिख सकते हैं इस फिगर से कि C इक्विवेलेंट जो होगा वो Q/V होगा, क्योंकि हमने बैटरी का पोटेंशियल सेम लगाया है, चार्ज सेम है। तो यहाँ से हमें C इक्विवेलेंट पता करना होगा कि कैसे करें। तो एक चीज तो केवीएल से सीख ही गए और पहले से जानते हैं कि इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसके क्रॉस कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके क्रॉस भी कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और सबका सम जो होगा V के बराबर होगा। यानी कि एंड फ्रॉम केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अगर हम घूमे तो बोल सकते हैं V1 + V2 + V3 जो होगा वो V के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि V1 कितना, तो Q/C1, V2 कितना, Q/C2, V3 कितना, Q/C3, और V कितना है, Q by ये C. है हमारा Q/C इक्विवेलेंट है। ऊपर Q कटता हुआ दिख रहा है, 1/C इक्विवेलेंट हमें कितना दिख रहा है, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और भी रेजिस्टेंस होता तो ऐसे ही, रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, और भी कैपेसिटेंस होता तो ऐसे ही जोड़ते चले जाते। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये जो है पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जोड़ा करते थे वैसा ही फॉर्मूला है। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ रहते थे तो उसका आता था 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पे कैपेसिटेंस है तो 1/C1 + 1/C2 आ रहा है। ठीक है, n आइडेंटिकल हो सीरीज अगर कहा जाए तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा बताओ? सर C/N। C/N। ठीक है, Yes. ऐसा कर सकते हैं। 1/C इक्विवेलेंट सब तो बराबर है, 1/C + 1/C + कितना टाइम्स, n टाइम्स, तो हमें क्या मिलेगा, n/C। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि C इक्विवेलेंट = C/N। ठीक है, यानी कि अगर बराबर बराबर रेजिस्टेंस सीरीज में हो और सब वैल्यू बराबर हो
तो हम उसमें जितना भी टाइम से उससे डिवाइड करके आराम से फाइंड कर सकते हैं, टाइम बचेगा। फॉर टू कैपेसिटेंस, ठीक है, दो कैपेसिटेंस अगर हमें दे रखा हो तो क्या करेंगे, C1 C2 by C1 plus C2। C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम देखें कि Q चार्ज जो है, चार्ज फ्लोन इन सर्किट, सर्किट में अगर Q चार्ज फ्लो किया है तो एनर्जी सप्लाइड बाय सेल या बैटरी क्या होगा, बोलो, Q इंटू V। यस सर। ठीक है, Q इंटू V होगा। Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। ठीक है, यानी कि अगर C इक्विवेलेंट के टर्म में लिखे तो हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, सिंस ऊपर हम लोगों ने देखा था C इक्विवेलेंट जो आया था Q बाई V आया था। ठीक है, यानी कि अगर हम कभी कभी क्वेश्चन दिया रहेगा कि एनर्जी सप्लाई पता करो, तो चार्ज कितना फ्लो किया नहीं निकाले हैं, C इक्विवेलेंट पता है तो C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर कर लेंगे। एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर्स, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर अगर हम यू की बात करेंगे तो सबका एनर्जी जोड़ देंगे। ठीक है, जितना भी होगा सबका एनर्जी जोड़ देंगे तो हमें एनर्जी मिलेगा। तो एक कैपेसिटर पे तो हाफ Q सब पे सेम है तो Q के टर्म में लिख रहे हैं हाफ C1 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाई C2 प्लस ऐसा ही चलता जाएगा। यहाँ दिख रहा है कि हाफ Q स्क्वायर कॉमन है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस ऐसा ही चलता जा रहा है। ये चीज क्या दिख रहा है, तो C इक्विवेलेंट, तो अगर हमें तो 1/2 Q स्क्वायर बाई C इक्विवेलेंट से हम लोग टोटल एनर्जी पता कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इस केस में हमें अगर जितने भी सीरीज है सब पे चार्ज सेम है, अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है तो हमें हर का इंडिविजुअल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या कर लेंगे, Q स्क्वायर बाई 2C इक्विवेलेंट। अगर ये दो चीज पता है तो यहाँ से हीट लॉस भी पूछा जा सकता है। हीट लॉस क्या हो जाएगा, 1 by एनर्जी सप्लाइड, ठीक है, यानी कि Q इंटू V था, इसको इतना है तो इसे V के टर्म में कितना लिख सकते हैं, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, लिख सकते हैं, क्योंकि Q का वैल्यू जो है वो कितना है, C इक्विवेलेंट इंटू V है। ठीक है, तो लिख सकते हैं। यहाँ से हीट लॉस अगर पता करना हो तो क्या करेंगे, एनर्जी बैटरी जितना सप्लाई किया माइनस यू टोटल जो आया इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। क्लियर है इतना। यहाँ पे अगर हम देखें सारे कैपेसिटर्स के अलोंग, तो सारा जब सीरीज में है चार्ज सेम रह रहा है,
तो CV इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो भी है वो हमारा क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, तो इससे हम कहाँ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से अगर हमें यहाँ पे दिया हो तो V1 इज टू V2 इज टू V3 अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 1/C1 इज टू 1/C3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये चीज अगर हमें पता हो तो यहाँ से V1 V2 V3 जो भी लिखना हो, जैसे V2 लिखना है तो V2 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1/C2 डिवाइडेड बाई 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये भी हो जाएगा। इसी तरह से V1 V3 के लिए लिख सकते हैं क्योंकि V इक्वल टू है V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है, ये मैथ्स है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कभी कभी हमें जो है लंबा लंबा सर्किट दिया हुआ रहता है तो उसमें बीच में माइंड में कैलकुलेट करना होता है, तो वहां पे सब काम करता है, रफली कैलकुलेट करना होता है तो इजिली सॉल्व करने के लिए। इतना में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा एक चीज और, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं और दो कैपेसिटेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करें तो जो रिजल्टेंट आएगा, जो इक्विवेलेंट आएगा, वो दोनों से बड़ा होगा या दोनों से छोटा होगा या बीच में कहीं होगा, बोलो। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं एक 10 माइक्रोफेरेड का है, एक 30 माइक्रोफेरेड का है, इन दोनों को अगर हम सीरीज में कर दिए, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, दोनों से छोटा होगा। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, 30 से ज्यादा, 10 से छोटा या 10 to 30 के बीच में, 10 से छोटा। 10 से छोटा। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2 कर रहे हैं, तो इसलिए जो अगर हम सीरीज में कैपेसिटेंस जोड़ेंगे तो ये चीज ध्यान रखना है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, जो उसमें सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा, उससे भी कम वैल्यू रहेगा उसका। वही अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो जो सबसे लार्जेस्ट होगा उससे भी ज्यादा आएगा। रेजिस्टेंस के केस में इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस में सीरीज में जब जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो होगा सर्किट में उससे भी ज्यादा वैल्यू रहेगा, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं सबको। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पैरेलल सर तो इस कॉम्बिनेशन। पॉइंट का एप्लीकेशन क्या आता है? जैसे बहुत बार दे देगा कि हमारे पास 4 कैपेसिटर है, 10 कैपेसिटर है, इसको सीरीज पैरेलल में कनेक्ट करके हमें इतना का वैल्यू बनाना है। ठीक है, तो उस समय ध्यान में रखना है कि हाँ भाई ऐसे जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा, तो करके। बात समझ आ रहा है? यस सर। और सर प्रैक्टिकल लाइफ में उसका? न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं सर, यही मतलब कुछ यूज कुछ होगा क्वेश्चन कि में विजुअलाइज करना पड़ता है ना, तो वो सब के थ्रू हाँ, कैसे उसको कनेक्ट कर सकता? तो वही चीज है कि जैसे कि अगर हमें मान लेते हैं, मोस्टली हमें वही कनेक्शन से रिलेटेड ही रहेगा। जैसे कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ सर्किट बनाना है, ठीक है, हमारे पास 10 वोल्ट, 10 माइक्रोफेरेड, 10 से ऊपर का ही है, लेकिन हमें सर्किट में 8 चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास जो भी कैपेसिटेंस बचे हैं वो 10 12 15 20 ऐसे हैं, हमें जो है चाहिए वो 8 का चाहिए। तो हम किस में कनेक्ट करके पा सकते हैं, सीरीज में या पैरेलल में? सीरीज। सीरीज में, तो वैसा ही कुछ सोचने के लिए है और इंफॉर्मेशन। प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, कनेक्शन जोड़ना है तो उस समय भी ये चीज रखना है कि हमारे पास वो चीज नहीं है, फिर भी हम उसको दूसरा जो मौजूद है उससे यूज कर लें। अब है पैरेलल कॉम्बिनेशन।
ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं कि अगर दो एंड्स के बीच में जितने भी कैपेसिटर्स या रेजिस्टेंस कोई भी डिवाइसेस हो जुड़े हो तो उसे हम बोलते हैं कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मान लेते हैं कि कॉम्बिनेशन है, इसे हमने किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये C1 है, C2 है, ये C3 है। ठीक है, तो हम लोग इस केस में क्या ये कह सकते हैं, ये अगर A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो सारे कैपेसिटेंस के अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, क्योंकि A और B एंड के ही बीच में कनेक्टेड है, और A B के बीच में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सबके बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यानी कि पैरेलल में हमें यहाँ क्या दिख रहा है, पोटेंशियल across capacitor remains same। जितने भी कैपेसिटर से सारे के क्रॉस अगर पोटेंशियल हम देखें तो सारे के सारे पोटेंशियल सेम होगा, यानी कि सेम दो पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, तो हम भी जानते हो दोनों पॉइंट्स का कुछ अपना पोटेंशियल होगा, उसी के बीच में है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम होगा। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो सब पे चार्ज सेम नहीं होगा, हो सकता है इस पे, यानी कि इस पे Q1 चार्ज हो, इस पे Q2 चार्ज हो और इधर Q3 चार्ज हो। ठीक है, Q1 Q2 Q3 यहाँ दिखा है, लेकिन वो यहीं पे है, ये Q1 माइनस Q1, यहाँ पे प्लस Q2 माइनस Q2, यहाँ पे प्लस Q3 या माइनस Q3। ठीक है, नहीं कि ऐसा चार्जेस दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इन तीनों को हटा के सिर्फ एक कैपेसिटेंस लगाएं, ताकि सेम बैटरी से हमें जो चार्ज मिले वो सेम मिले, प्लस Q माइनस Q, यानी कि इधर से जो चार्ज किया हो बैटरी के थ्रू कितना ट्रांसफर हुआ हो, Q चार्ज ट्रांसफर हुआ हो, और ये C इक्विवेलेंट है। तो C इक्विवेलेंट यहाँ से हमें दिख ही रहा है Q/V होगा। तो हमें C इक्विवेलेंट पता करना है कि कितना जंक्शन लॉ, आएगा। हाँ जंक्शन लॉ यूज करेंगे। हाँ, तो यहाँ से देख रहे हैं कि Q आया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अकॉर्डिंग टू KCL करंट लॉ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे करंट है नहीं, फिर भी वही चीज है, जंक्शन लॉ हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या मिलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q तो दिख रहा है भाई C इक्विवेलेंट इंटू V इस इक्वेशन से। Q1 ध्यान से देखो, तो Q1 दिख रहा है, भी इसके क्रॉस सारे के क्रॉस ए बी का पोटेंशियल जो है यहाँ से हम बोल सकते हैं भी ए बी जो भी होगा वो V ही होगा। तो V ही है, तो Q1 हम बोल सकते हैं कि C1 इंटू बी, C2 इंटू बी, C3 इंटू बी। तो यहाँ से हमें C इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3, जितने भी रहेंगे ऐसे ही जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैपेसिटेंस को जोड़ते चले जा रहे हैं, तो जो भी वैल्यू होगा इसका, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कैपेसिटेंस होगा उससे भी ज्यादा आएगा। इसमें अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटेंस रहा तो क्या आएगा, CN। NC। ठीक है, इसमें भी हम लोग चाहे तो सारा कुछ वैसे ही देख सकते हैं, एनर्जी सप्लाइड, बाई बैटरी क्या होगा बोलो, Q इंटू V, क्योंकि चार्ज ट्रांसफर Q हुआ है, Q कितना आएगा, तो C इक्विवेलेंट इंटू V यहाँ से, तो वही चीज आ जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर्स कितना होगा, हाफ C इक्विवेलेंट V स्क्वायर।
C1 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू वी स्क्वायर, भी सब में कॉमन है इसलिए यूज कर रहे हैं। हाफ वी स्क्वायर कॉमन ले लिए, C1 प्लस C2 प्लस चलता जाएगा, तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर दिख रहा है। हिट लॉस, तो हिट लॉस हमें दिख रहा है, यहाँ से हिट लॉस जितना बैटरी ने दिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हाफ C इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर ही दिख रहा है। एक चीज और मान लेते हैं कि ऐसा हमारा कनेक्शन दे रखा है, ठीक है। इधर से कह रहा है Q चार्ज ट्रांसफर हुआ है, ये C1 C2 C3 है। बताओ यहाँ से Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, Q3 कितना होगा। हम C इक्विवेलेंट नहीं पता करना चाहते हैं, डायरेक्टली सोच लेना चाह रहे हैं कि भाई Q1 Q2 Q3 कितना होगा, तो कैसे लिखेंगे? सर C1:C2:C3। ठीक है, भी सेम है तो सी भी इक्वल टू क्यू है, और यहाँ पे है कि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी कि सब में सेम है, तो c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q है, यानी कि हम बोल सकते हैं Q1:Q2:Q3 जो है वो C1:C2:C3 है। तो इसमें से जो भी वैल्यू लिखना हो, जैसे कि Q3 लिखना हो, तो Q3 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, C3 ऊपर, नीचे C1 प्लस C2 प्लस C3, और यहाँ पे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 जो है हमारा Q मिल जाएगा। ठीक है, इतना में किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें क्लास में भी हम लोग, व्हीटस्टोन पे जाता है। हाँ, जो भी हम लोग सर्किट सॉल्विंग का सीखेंगे, इसमें कुछ सीखेंगे, कुछ रेजिस्टेंस वाले में सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वही सर्किट सॉल्व करेंगे कुछ सर एक डाउट कैपेसिटर था से। क्वेश्चन में HC1 हाँ में बोलो 9B बोलो। एक मिनट, पेज नंबर 165। वो 165। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9B। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? सर इसमें मतलब जो डॉट दिया ब्लैक डॉट, उसका मतलब क्या है? ब्लैक डॉट कहाँ दिया है? बी वाले में ही ना बोल रहे हो? यस सर। तो ऐसा है, ये जो लाइन मिलाया हुआ है उसकी बात कर रहे हो? यस सर। ठीक है, तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ है, यानी कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वही यहाँ का होगा। ठीक है, नहीं कि दोनों पॉइंट को हम एक एज्यूम कर सकते हैं। सर वहाँ ऐसे मार्किंग नहीं किया हुआ है, मतलब ऊपर वाला नीचे वाला में किया हुआ है, फिर उसके नीचे वाला में किया हुआ है, ऊपर वाला में नहीं किया हुआ है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ वायर है तो ऐसा कनेक्टेड है तो है। ठीक है, डॉट से तो कुछ मतलब नहीं दिखना चाहिए। C1 4 C2 6, इक्विवेलेंट फाइंड करना है। 6 4 10 10। यस सर, हो जाएगा। 9 का B 10 आ रहा है। ठीक है, 6 4 है,
6 4 है तो 10 10 5 हो जाएगा, नीचे भी 5 आ रहा है, 5 5 10 वैसे ही आ रहा है। ठीक है, और कोई? सर आपको कुछ डाउट थे जैसे वो देख लीजिए एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सबको।